नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 आने वाली शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक, जहां से अभी तक जो 17 और 18 अगस्त 2022 को टोटल 6 शिफ्ट में आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें साइंस के जो 25 सवाल हैं उनमें से 3 से 4 सवाल हैं इन टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से हो रहे हैं, यानी रिएक्शंस किस टाइप की हैं उसको बैलेंस करना, और अम्ल क्षार से पूछे जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर धावन सोडा हो गया, कलोर क्षार रिएक्शन से भी आ रहे हैं, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी के उपयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। पीएच वैल्यू से सवाल आ रहे हैं। तो दो प्रमुख टॉपिक हैं, स्पेशल यहाँ पर एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट साइंस में 25 में से 20 से 22 का स्कोर करना चाहता है, इवन 25 में से 25 भी आप कर सकते हो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है। सारे सवाल एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक्स हैं उन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको रासायनिक रिएक्शन हो गई और अम्ल क्षार हो गया, ये 10th की बुक्स का चैप्टर 1 और 2 में देखने को मिल जाएंगे। उसमें आप प्रत्येक कंसेप्ट को कवर कीजिएगा, और पीछे सवाल भी रहते हैं, कंसेप्ट में भी रहते हैं और लास्ट में भी रहते हैं, उनमें से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। और इमेज रहती है, जैसे कि आपने बायोलॉजी से काफ़ी सवाल देखे हैं, डायरेक्टली इमेज दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है ये कौन सा पार्ट है। जिनका आने वाले फेजेज में एग्जाम है, कम से कम आपको एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो तो करना ही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में देख लेते हैं रासायनिक रिएक्शंस हैं, इसके कंसेप्ट को कवर करेंगे और सारे सवाल हैं इनसे इनसे बार नहीं आएगा एग्जाम में। और टॉप 30 यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस रहने वाले हैं, जहाँ से बार बार सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम्स में। और उसके बाद अमल सार कंसेप्ट हैं, उनसे सवाल देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल लिंक है वहीं से ज्वाइन करना। अदरवाइज काफ़ी फेक चैनल भी है, यदि आप सर्च करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हैं ग्रुप डी एग्जाम्स आने वाले फेजेस में उनका शेड्यूल हुआ है और अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके एग्जाम में सवाल है वो मिस हो सकते हैं। तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टेस्ट बुक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर, और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके यहाँ से आप 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। अभी जो डील चल रही है विन विन वीकेंड ऑफर, इसमें आपको वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे 12 मंथ की हमेशा वैलिडिटी रहती है, लेकिन यहाँ पर 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी का फायदा उठा सकते हो, यानी 14 मंथ में जितने चाहिए। अब रेलवे के बाद एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी पास में आपको मिल जाएंगे, अलग लेने की एग्जाम्स की जरूरत नहीं है। 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और लाखों कैंडिडेट इसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी उठाइएगा, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होने वाला है, और रैंक भी आप पहले ही पता कर सकते हो, क्योंकि सर्वाधिक मॉक टेस्ट यहाँ पर कैंडिडेट अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये सवाल आ चुका है, ग्रुप डी में ऑलरेडी आ चुका है, आने वाले सेट में भी आएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, इसमें आपको रिएक्शन पूछी थी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम रिबन है मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीजन वायु में दहन का मतलब है आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी। कभी भी पूछे वायु में दहन करना, यानी ऑक्सीजन से वहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर चमकदार श्वेत लोह के साथ क्या बनता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन रहेगी, यानी दोनों साइड प्रत्येक जो तत्व है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वल आपको देखने को मिलने वाली है। ग्रुप डी में सवाल आ चुका है, रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस क्यों, संतुलित क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नियम फॉलो होता है द्रव्यमान संरक्षण का, यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों में द्रव्यमान है वो संरक्षित होना चाहिए। द्रव्यमान कब संरक्षित होगा, जहाँ पर परमाणुओं की संख्या है प्रत्येक एलिमेंट की वो इक्वल होगी, तब द्रव्यमान है वो अपने आप संतुलित हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान न तो नष्ट कर सकते हैं न बना सकते हैं। तो ये रूपांतरित हो रहा है अभिकारक से उत्पाद की ओर। तो यहाँ पर 2 mg के अणु है, तो इस साइड भी 2 हो गई, क्योंकि 2 mg आपने किया। और यदि आप संतुलित नहीं करते तो mg प्लस O2 होता और यहाँ पर MgO का निर्माण होता। तो mg तो mg है, लेकिन O कितने 2 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 2 करने के लिए आगे आपको 2 अप्लाई करना पड़ेगा। 2 अप्लाई किया तो mg 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिएगा, ये संतुलित हो जाएगी। तो ये है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ये भी कंसेप्ट है। जिंक क्या है, धातु है, ठीक है, धातु की रिएक्शन, और सल्फ्यूरिक एसिड है अम्ल है। जब अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और जिंक सल्फेट जो कि एक लवण है, तो धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित रिएक्शन देख लेते हैं, जो एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। देखिए ये सभी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यहाँ पर आयरन है और जल, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसको आपको बैलेंस करना है। किस टाइप से आप करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली यदि रिएक्शन हो, या फिर सवाल इस टाइप से आता है आयरन के जल से रिएक्शन कराने पर
फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पर इस टाइप से बैलेंस आपको करना है। बिना संतुलित ये नहीं होगा, 3 4 इसको आप भूल जाइए, ये बाद में अप्लाई हुआ है जब आपने देखा कि यहाँ से Fe3O4 देखा तो आयरन कितने 3, तो आयरन के आगे आपने 3 कर दिया Fe के आगे। उसके बाद O4 देखा तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं, आप कहेंगे 4 हैं, तो इसको मैंने 4 किया। यहाँ पर 4 करने पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे 4 करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी है आपके, 4 इधर भी है 4 इधर भी, तो पूरा ये बैलेंस रिएक्शन इस टाइप से ये बन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड और जब हाइड्रोजन की रिएक्शंस आप कराएंगे 340 एटीएम टेम्परेचर पर, तो CH3OS जो एल्कोहल का निर्माण होगा मेथनॉल का, तो ये अपने आप में क्या है, बैलेंस नहीं है, इसको बाद में बैलेंस किया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये 1 ये 4 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 2 ही थे पहले, बाद में 2 ऐड की तो 2 दूनी 4 हो गया। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ये भी 1 है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की ये रिएक्शन है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसमें एग्जाम में सवाल पूछा गया है ग्रुप डी एग्जाम्स में, और जिसमें श्वसन की रिएक्शन थी, आगे मैं बताऊंगा। श्वसन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ पर ये एक्वस फॉर्मेट में, एक्वस है लिक्विड है, तो इनकी अवस्था आगे दी गई है। अब आप कहेंगे लिक्विड और एक्वस में क्या फ़र्क है। लिक्विड में तो कोई भी तरल हो सकता है, सिर्फ वो तरल होगा। एक्वस में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है वो यदि किसी विलायक में घुला हुआ है, जैसे जल में घुला हुआ है, तो विलायक और विलेय दोनों जब मिक्स है तो वो एक तरीके से एक्वस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 बराबर HCl। इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंस का यहाँ पर सवाल चल रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के कितने, 2, Cl के भी 2 है, तो 2 आगे लगा लीजिएगा, 2 HCl। नेक्स्ट यहाँ पर एक रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करना है या फिर डायरेक्टली इस टाइप से सवाल दिया रहेगा, सही रिएक्शन क्या है वो आपको बतानी होगी। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, और बेरियम सल्फेट बनेगा यानी BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, क्योंकि Al+3 होता है ना, Cl- होता है। तो यहाँ पर Al उल्ट आपस में जब रिएक्शन होगी तो जो माइनस का है वो प्लस की ओर आ जाएगा, तो Al की जगह Al, Cl Al+3 है और +3 यहाँ पर आएगा तो Cl3 हो गया। तो इस टाइप से रिएक्शन है, इसको बाद में बैलेंस करने पर ये आपको मिलने वाला है। बैलेंस रिएक्शन आप जब ऑप्शन से करेंगे तो आपकी बिल्कुल और इजी हो जाएगा। आप खुद बैलेंस करते हो तो बार बार एक साइड 2 लेंगे फिर 3, इस टाइप से आप हिट एंड ट्रायल जो इसमें रियल रूल लागू होता है वो डायरेक्टली आप ऑप्शन से देखिए। आज रिएक्शन बैलेंस कब होगी, यहाँ पर है अभिकारक, इस साइड है अभिकारक और राइट हैंड साइड है आपके उत्पाद जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभिकारक में जैसे कि यहाँ पर अभिकारक में बेरियम कितने हैं, जो इस साइड जितने भी कोई एक एलिमेंट के परमाणु हैं और इस साइड उस एलिमेंट के परमाणु दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे Ba कितने हैं, 3, इस साइड भी 3 है। तो ऑप्शन से आप देखेंगे अलग अलग आपको रिएक्शन दी रहेगी, हो सकता है यहाँ पर 3 दे दें, यहाँ पर 2 देंगे Ba, तो आप कहेंगे इस साइड 3 है तो 2 है, तो ये ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन को आप गलत करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा जब आप क्या करते हो, अभिक्रिया को बैलेंस करते हो। तो ये वाला तो Ba यहाँ पर बैलेंस हो गया, 2 साइड 3 है। अब देखेंगे Cl कितने, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और क्लोरीन इसमें है नहीं, तो अभिकारक में कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर Cl देखेंगे, देखिए इस साइड 2 नहीं है, आगे देखना। सबसे पहले जो आपको कंपाउंड यौगिक दिखता है, यौगिक के आगे कितना लिखा हुआ है उसको अब नीचे ये इस प्रकार से रहता है BaCl, 2 इस प्रकार नीचे रहता है। तो जब आप क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन है कितने, 2 नीचे हैं और 3 है, तो 3 गुणा में होगा, तो क्लोरीन एक तरीके से 6 है। तो इस साइड क्या क्लोरीन 6 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल Cl3 और 2 इस साइड गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे गुणा करने पर, तो इस साइड भी 6 है। नेक्स्ट यहाँ पर एल्यूमिनियम देखेंगे तो ये 2 एल्यूमिनियम है और इस साइड एल्यूमिनियम का कितना 2 है, तो 2 एल्यूमिनियम ऑलरेडी हो गई। और
सल्फर देखेंगे तो ये एस के कितने हैं, एस यहाँ पर नीचे 3 है तो एस और 3 गुणा क्या, इस साइड 3 है और इस साइड सल्फर कितने हैं, इस साइड एक ये रहा तो इसके आगे कितने हैं, 3 तो 1 गुणा 3, 3 यहाँ पर भी सल्फर है। तो उत्पाद और अभिकारक है, इनका दोनों साइड आपको देखना है। जैसे यहाँ पर भी कोई मान ले तो प्लस से पहले भी यहाँ पर कोई ऑक्सीजन O2 होता प्लस, तो यहाँ O 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ऑक्सीजन ये हो गए, तो आप कहेंगे अभिकारक में 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। तो आपको कितने मिल रहे हैं, ये 4 नहीं है, आगे 3 है ना, इसका ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाएगी। 4 3 12 है, 12 और 2 कितने हो गए, 14। ये मान लेता हूँ मैं ऐसे ही ऐड आपको समझाने के लिए। तो इस साइड कितने ऑक्सीजन, 4 ये 3 12, तो आपको भी बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन ऐड रहेगा तभी हो पाएगा, दोनों साइड हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर और भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे सोडियम प्लस जल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सही रिएक्शन आपको बतानी होगी। सोडियम होता है Na प्लस जल H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिक्रिया बैलेंस है, तो बैलेंस देखने के लिए 2 सोडियम है, इस साइड सोडियम कितने हैं, इस साइड भी 2। अब देखेंगे आप हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 है, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये और H के आगे 2 लगा, 2 यानी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, O और इसके आगे 2 लगा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कोष्टक में एक्वस है, AQ यानी एक्वस है, L यानी लिक्विड है, G यानी गैस है, S यानी सॉलिड है, ठोस है। तो एक्वस और लिक्विड में अंतर मैंने बताया, तरल होता है वो लिक्विड है, एक्वस यानी यौगिक पानी में घुला हुआ है, यानी पानी यहाँ पर विलायक के रूप में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें रिएक्शन, तो ये सवाल है NCERT से सी। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, तो सही अभिक्रिया क्या होगी ये आपको पूछा है। तो क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट तो Na2, क्योंकि आपको पता है Na क्या होता है, प्लस होता है, SO4 क्या होता है, 2 माइनस है। तो ये यौगिक कैसे बन जाएगा, प्लस वाला इस साइड आएगा तो SO4 का SO4 रहेगा, -2 नीचे आ जाएगा, तो ये Na2SO4 ये बन गया। अब यहाँ से जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है BaSO4 NaCl यानी डबल डिस्प्लेसमेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, आगे अपन अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे, जहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर AB प्लस CD बराबर AC प्लस BD, ऐसे यदि रिएक्शन हो जाए तो वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर 2 यौगिक हैं इसलिए, नहीं तो एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है तो एक सिंगल आपके डिस्प्लेसमेंट होती है, विस्थापन अभिक्रिया रहती है। तो Ba यहाँ पर आ गया SO4 के आगे और Na आ गया Ca के आगे, दोनों तरफ चेंजेज हो रहे हैं। BaSO4 जहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट अघुलनशील, ये अवक्षेप के रूप में, और सोडियम क्लोराइड इसका निर्माण होता है। तो बेरियम सल्फेट पानी में अघुलनशील है और एक सफेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं, तो ये रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, ये बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, NaOH है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें रिएक्शन होगी तो ये आपके लवण बन गया सोडियम क्लोराइड और जल बन गया, ये अपने आप में पूरा संतुलित है दोनों साइड। जैसे यहाँ पर सोडियम 1 है, इस साइड भी 1 है, Cl 1 है, इस साइड भी 1 है, हाइड्रोजन कितने, 1 और 1, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों साइड बैलेंस रिएक्शन है। अब अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, कलोरसार, ये सारे देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं, ये एक एकल उत्पाद का निर्माण करे तो वो संयोजन अभिक्रिया है। 2 अभिकारक हैं और प्रोडक्ट एक बन रहा है तो योग हो रहा है, संयोजन हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूं कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। जब भी आपको सवाल दे दें दहन तो ऑक्सीजन से रिएक्शन आप कराएंगे उसकी। कोयला है कार्बन, तो कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन है तो CO2 बन गया। 2 आपके अभिकारक हैं, एक उत्पाद बना है, योग हुआ है यानी संयोजन रिएक्शन है। H2 और O2 गैस मिलकर क्या बन गया, जल बन गया, ये भी संयोजन हो रहा है, तो ये ईजी हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ
एक रिएक्शन है जो बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ रिएक्शन होती है, तो किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना आपको पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है। बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड जब बुझ कब जाएगा, जब उसमें कुछ जल दिख जाए, जल डालेंगे तो बुझ जाएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस है वो बुझा हुआ चूना हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझे हुए चूने में जल ऐड करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। साथ ही साथ ऊष्मा भी मुक्त होगी, यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आप इसे कह सकते हो। और इस प्रकार बनता है बिना बुझा हुए चूने से बुझा हुआ चूना। अभिक्रिया में निर्मित जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, विलेन का उपयोग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलेन का उपयोग किस में होता है, दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, ये CO2 के साथ जो कि ऑलरेडी वायु में रहती है, तो धीमी अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक चमकदार दिखता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर चमक आ जाती है इसके द्वारा। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपने देखी कि जब बुझे हुए चूने में बिना बुझे हुए चूना और जल ऐड किया बिना बुझे हुए चूने में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा निकलती है उत्पाद के रूप में, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब ऊष्मा की पहले जरूरत पड़ती है उत्पाद बनाने के लिए तो ऊष्मा का शोषण हो रहा है, वहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी वो। ऊष्माक्षेपी में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा फ्री हो रही है वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। जैसे बात करूँ यहाँ पर आप मेथेन प्राकृतिक गैस होती है CH4 मेथेन, इसका दहन करेंगे यानी O2 से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर CO2 प्लस H2 और काफ़ी ऊर्जा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राकृतिक गैस का दहन है, ये संतुलित अपने आप में रिएक्शन है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन लेने पर ऊर्जा है वो प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो श्वसन ये रिएक्शन हो जाएगी जब कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से ग्लूकोज हो गया, ये आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, टूटेगा, तो यहाँ पर ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के टूटने पर, तो इसलिए ग्लूकोज आप कहेंगे श्वसन करने पर ऊर्जा मिल जाएगी। तो C6H12O6 की 6CO2 से रिएक्शन करेंगे तो ये श्वसन की रिएक्शन है जिसमें 6CO2 और 6H2O साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा है वो फ्री होती है। अन्य में बात करूँ यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो जो शाक सब्जियां हैं वनस्पति द्रव्य हैं ये विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें भी ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं विघटन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन वाली अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है फेरस सल्फेट है FeSO4, और ये जब ऊष्मा इसको मिलती है तो ऊष्मा का यहाँ पर उपयोग हो रहा है, एक तरीके से आप इसे ऊष्मा शोषी रिएक्शन कह सकते हो क्योंकि ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3। बात हो रही है वियोजन हो रही है, यानी यौगिक यहाँ पर एक रहेगा वो दो में बंट जाएगा, ठीक है। तो एक यौगिक है, 2 या 3 जितने भी हैं वहाँ पर वियोजित हो रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपको पूछे तो अभिकारक में आपको एक ही कंपाउंड मिलेगा और उत्पाद में 2 से ज़्यादा आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 7 H2 इसमें अणु होते हैं, क्रिस्टल होता है, वो जल त्यागता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और रिएक्शन देख सकते हो जो वियोजन की अपघटन की, चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3। तो चूना पत्थर को ऊष्मा देंगे, ऊष्मा शोषी रिएक्शन करेगा तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाई गैस मुक्त होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या ये है बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड को आप चूना कह सकते हो। चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। तो ऊष्मा के द्वारा ये वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन भी आप कह सकते हो, ऊष्मा दी जा रही है। नेक्स्ट आप और देख सकते हो वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण, ये सभी NCERT से हैं, तो सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए, जहाँ पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बोल सकते हैं या फिर सही रिएक्शन है किस टाइप से यौगिक है, सही यौगिक का आपको फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा देखना होगा। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका सही फॉर्मूला। लेड नाइट्रेट को आप ताप देंगे तो यहाँ पर आपको लेड ऑक्साइड PbO, साथ ही साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। तो एक आपके अभिकारक है और कितने 3 उत्पाद बने हैं, तो वियोजन अभिक्रिया हुई कि ना हुई, और ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। अगला देखते हैं यहाँ पर ये, और AgCl प्लस सूर्य के प्रकाश देंगे तो Ag प्लस Cl2,
ये भी एक तरीके से वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है AgCl को, तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है, ये श्वेत रंग का, ये धूसर रंग का हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है धूसर रंग का। आगे एक सवाल है जो कि पूछा हुआ है, ये सवाल आपके ग्रुप डी में आ चुका है। तो AgBr की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, तो यहाँ पर Ag और Br2 मिलता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, इस टाइप से ग्रुप डी का सवाल था। तो श्याम श्वेत ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। ये सभी NCERT से पूछा हुआ सवाल है। अब आने वाले सेट में आ सकता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो X क्या है, तो X है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जल से करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सफेदी होती है इससे। तो कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग, इसका विलयन H2O से होगा, तो उपयोग क्या, सफेदी के लिए किया जाता है, X कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक द्विविस्थापन है, ये विस्थापन के अंतर्गत आते हैं। और ये सिंगल में क्या होगा, एक आपको एलिमेंट देखेगा, उसकी रिएक्शन एक यौगिक से होगी। तो यहाँ पर ये अभिक्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। जो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है उनसे एग्जाम में ग्रुप डी में सवाल पूछा गया, यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, वहाँ पर उदाहरण दिया जाता है। तो पोटेशियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद आपकी मैग्नीशियम है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, लेड है। तो ये सभी आपको पूरी श्रेणी पता होना चाहिए। पोषकों में AgAl है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर है ना, कॉपर जो अभिक्रियाशीलता में आयरन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, तो आयरन है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर हट जाएगा और FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करने पर। तो इस अभिक्रिया में जो आयरन है इसने क्या किया, दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया था, यानी विस्थापन रिएक्शन हो गई। जैसे जिंक की कॉपर सल्फेट से आप करेंगे तो जिंक सल्फेट बन गया, क्योंकि जिंक है ज़्यादा अभिक्रियाशील है और यहाँ पर कॉपर हो गया। आपको सवाल पूछ लें अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से क्या कोई रिएक्शन सही है। जैसे आपको जिंक दे दिया, ZnSO4 दे दिया और इसकी Fe से रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया, तो वहाँ पर Fe Zn को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, आयरन से। तो प्रतिस्थापित वही एलिमेंट कर पाएगा जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है उस यौगिक के एलिमेंट से। और जैसे Pb है, PbCO, तो Pb ज़्यादा, यहाँ पर लेड है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को इजीली ये प्रतिस्थापित कर देगा। तो PbCl2 बन गया यहाँ पर और कॉपर यहाँ पर फ्री हो गया। और ये सभी अपने आप में बैलेंस है रिएक्शन। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आप यहाँ पर उदाहरण देख रहे हो। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया है जहाँ पर उसमें आपने देखा एक एलिमेंट है और एक यौगिक है। विस्थापन में एक एलिमेंट और एक यौगिक है, इसमें दोनों ही आपको यौगिक दिख रहे हैं, एलिमेंट नहीं है। तो डबल यौगिक है, जब विस्थापित कर रहे हैं एक दूसरे को, NaCl2 के आगे आ गया और BaSO4 के आगे आ गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर दोनों ओर से हो रही है। तो Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl है, 2 लग जाएगा, तो ये पूरी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो यहाँ पर Ba+2 आयन और SO4 2- आयन की जब आपस में Ba+2 SO4 2- की रिएक्शन हुई तो BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण हुआ है और अन्य उत्पाद है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हुआ है जो विलयन में रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन। क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होना, उपचयन और एक होती है अपचयन, अपचयन हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कोई भी हो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। जैसे कॉपर की मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया कॉपर के साथ। अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर का, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो CuO बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, Cu + O2 की रिएक्शन कराई तो CuO बना। यहाँ पर कॉपर एक है, इस साइड भी एक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, इस साइड 2 नहीं है, तो आपने 2 आगे लगाना होगा। अब जब 2 आगे लगाए तो कॉपर भी 2 हो गया, तो 2 कॉपर के आगे इस साइड लगेगा, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ गई, CuO की काली परत चढ़ गई, ये काला पदार्थ बन जाता है। जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि
कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक परत लेयर यहाँ पर चढ़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो ऑक्सीकरण के कारण आपको और क्या देखने को मिलता है अपने वातावरण में, तो लोहे का जो संक्षरण होता है, लोहे का जंग लगना है, क्योंकि लोहे की रिएक्शन वातावरण की ऑक्सीजन से हुई तो वो खराब हो गया। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है तो वो भी ऑक्सीजन के कारण, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षरण होता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन इस टाइप से होती है तो हरी परत है। ये सभी संक्षरण से हो पाता है, ऑक्सीकरण से हो जाता है। और बात करूं जैसे ऑक्सीकरण से, विकृत गंधिता और संक्षरण दो प्रमुख ऑक्सीकरण के यहाँ पर आप देखेंगे दो घटनाएं हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण से ये वाले आपको देखने को मिला, एक होता है विकृत गंधिता, जब खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो गंध है उसकी चेंज हो जाती है स्वाद वगैरह, वो है विकृत गंधिता। इसलिए आपको पता होगा जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें ऑक्सीजन हटाकर N2 जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस है जो चिप्स की रिएक्शन नहीं करती है, तो ऑक्सीडेशन न हो इसलिए नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। ये विकृत गंधिता है, खाद्य पदार्थ है उसका बासी होना। नेक्स्ट यहाँ पर जो अपचयन अपन देखते हैं, अपचयन उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन की कहीं कमी देखे तो वहाँ कहेंगे आप अपचयन रिएक्शन है। जब जैसे कि मैं बात करूँ एक उदाहरण के रूप में, कॉपर ऑक्साइड CuO की रिएक्शन आपने H2 से करवाई तो कॉपर प्लस H2O बन गया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था पहले, अब यहाँ हट गया है, इसका मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हटा है। यदि जुड़ता कॉपर के साथ तो ऑक्सीकरण होता, हटा है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपचयन, यानी कॉपर ऑक्साइड का आप कहेंगे अपचयन हुआ है। और इसकी रिएक्शन आपने H2 से कराई है और H2 के साथ O जुड़ गया है, तो H2 हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, उपचयन हो गया, जो ऑक्सीकरण को आप बोलेंगे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन हटा है तो अपचयन हो गया कॉपर ऑक्साइड का। और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीकरण हुआ है। अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, मतलब रेडॉक्स है। क्या है, रेडॉक्स, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हो। जिंक यहाँ पर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करे तो जिंक अलग कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब हट गया है, यानी इसका अपचयन हो गया। क्या, अपचयन हो गया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीकरण हो गया। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं तो रेडॉक्स है। ये भी आप देखेंगे MnO2 के साथ HCl की रिएक्शन है, Mn के साथ क्या ऐड हो रहा है, Cl2। पहले क्या था, ऑक्सीजन था, तो Mn से ऑक्सीजन हटा, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। और जब HCl अब यहाँ से क्या हो रहा है, ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या फिर बोलूँ तो क्लोरीन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन है, ये अपने आप पे रेडॉक्स है। अब नेक्स्ट यहाँ पर सवाल लें जो NCERT में दिया गया है 10th के चैप्टर 1 में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील है, लोहा यानी आयरन, इसको कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, विस्थापित कर देगा इसमें कॉपर को, और क्या बन जाएगा, FeSO4, जो आयरन सल्फेट बन गया और साथ साथ कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर लोहे की कील के साथ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे तो विलयन का रंग बदल जाता है, विस्थापित हो जाता है, आयरन और कॉपर को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बनेगा जिसका रंग हरा होता है, तो ये विलयन का रंग बदल देगा। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन है, ऑक्सीजन से कराएं तो Na2O बन गया, ये अपने आप में बैलेंस रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण ऑक्सीजन है वो गायब हुई तो ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराऊं तो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब हट गया तो इसका उल्टा रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। रिएक्शन देखिएगा, लेड सीसा की रिएक्शन, आप लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया है वो यहाँ पर कार्बन से कराएं तो लेड अलग कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो NCERT का सवाल है इसमें क्या हो रहा है, ये विकल्प थे उसमें।
पूछा क्या असत्य है, असत्य बताना है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सत्य असत्य ध्यान नहीं देते, तो सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है। सत्य पूछा या पर असत्य है। तो जैसे शीशा है वो अपचयित हो रहा, पहला ऑप्शन दिया है। लेड है वो अपचयित हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है उसमें, तो ये तो गलत है। लेड का थोड़ा ही अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। पहले लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड था, अब यहाँ पर अलग होके ये पीबी रह गया, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, न कि रिडक्शन हो रहा है, न कि केवल लेड का हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद से होता है ना, तो अभिकारक से तो नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट गलत है। पहले वाला भी गलत था, क्योंकि शीशा का थोड़ा ही हो रहा है, शीशा ऑक्साइड लेड ऑक्साइड का हो रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत। तीसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का जरूर अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, तो अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट सी और डी सही हैं, ए और बी गलत है, तो ए और बी आपको असत्य पूछा है, ये करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो एक यहाँ पर एलिमेंट है, एक यौगिक है, और ये Fe को अलग कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ज़्यादा अभिक्रियाशील एलिमेंट है, तो Al2O3 और Fe बन गया। तो एक यहाँ पर एलिमेंट, तो ये विस्थापन है, द्विविस्थापन नहीं है, विस्थापन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? लोह चूर्ण है, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी Fe के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप डाला, तो क्या बन गया? FeCl2 + H2, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, सवाल आ चुका है, तो मैंने बताया एनसीईआरटी के पीछे से सवाल है, जो सवाल है उसमें, और ये आ भी गया द्रव्यमान संरक्षण के कारण, ग्रुप डी में आ चुका है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देखने हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ये इस प्रकार सवाल देखने को मिलेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से इसका संतुलित समीकरण बताइए। तो नाइट्रोजन है, N2 है, H2 से क्रिया करेगा, NH3 बनाएगा। अब संतुलित है, तो ऑप्शन आप डायरेक्ट देखिएगा, हेट एंड ट्रायल्स करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो N2 है इस साइड, नहीं तो 2 मैंने N किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 6, इस साइड 2 हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ पर 3 2 6, तो ये इसकी बैलेंस रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड दहन हुआ, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, बन क्या गया? जल H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन गया। इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2S 3O2 और यहाँ पर 2H2O और 2, यानी इस प्रकार आप इसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस के लिए आपको क्या करना, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H2S होता है, उसके बाद आप वायु में दहन यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर H2O आपको मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मिलेगा। इसको आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन देखना। डायरेक्टली आपको एग्जाम अप्रोच की बात करूं तो एग्जाम में देखेंगे 4 विकल्प देखेंगे, तो 4 विकल्प से आपको पता चल जाएगा कि उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, तो आप कहेंगे बैलेंस है। सल्फर 1 है, तो इस साइड भी सल्फर 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, इस साइड 2 ही है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा दोनों साइड। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यदि यहाँ पर मैं 2 कर दूँ तो कितनी ऑक्सीजन? 4 हो जाएगी, लेकिन इस साइड तो 4 नहीं हो पाएगी, आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तो 6 हो गई। इस साइड ऑक्सीजन 6, इस साइड ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 1 3 है, तो मैंने क्या किया, ये 2 कर दिया और इस साइड भी 2 करिए, 2 दूनी 4 और 2 6, इस साइड ऑक्सीजन है और 6 इस साइड पे, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन ज़्यादा हो गई, बिल्कुल हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 दूनी 4 हो गए हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ये तो 2 करूँगा, 2 दूनी 4, सल्फर भी 2, इस साइड सल्फर 2, तो ये बैलेंस आपको विकल्प से करेंगे तो ईजी होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है, ये पहले भी बता चुका हूँ। अब एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और बेरियम सल्फ क्लोराइड है तो BaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम धातु है K, जल के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और ये बैलेंस रिएक्शन है। आप ऑप्शन से करेंगे तो इजी होगा, पहले ही बता चुका हूँ। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। संतुलित करना
ये 4 सवाल हैं, ये एनसीईआरटी के हैं, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। डायरेक्टली आपको विकल्प देखना है जहाँ पर दोनों में, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो बैलेंस नहीं है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल देखेंगे ना, अभिकारक में टोटल कितने, 1 ये हैं और 2 ये हैं, H नीचे 2 है ना, 2 यानी 3 हाइड्रोजन है इस साइड, इसमें है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस आपकी हिट एंड ट्रायल से होगा। आप यहाँ पर 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड हाइड्रोजन है अब 3 है, तो मैंने यहाँ पर किया, ये हो गए अब 2, ये 2 यहाँ पर, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए इस साइड है। और फिर यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2N, और इस साइड कितने हैं, इस साइड भी 2 हैं, NO नीचे 2 है ना, 2 इस साइड भी हैं। और कैल्शियम है, ये एक कैल्शियम है, दोनों साइड एक एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन ये 2 आगे हुआ तो 3 दूनी 6, और इस साइड 2 है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, इसमें 3 दूनी 6, 2 आपने ऐड किया तो 6 और 2 8 है, यानी ये पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो ये आप ऑप्शन से आपको करना होगा। बाकी यहाँ पर इन चारों की बैलेंस रिएक्शन ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। NaOH की H2SO4 के साथ ये बैलेंस है, NaCl की AgNO3 के साथ ये पूरी अपने आप में बैलेंस ही है, ज़रूरत ही नहीं है। और ये BaCl2 के H2SO4 के साथ BaSO4 2HCl, ये बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये अभिक्रिया दी गई है आपके सवाल में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। पूरी अभिक्रिया बैलेंस है पहले से ही। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन गया, ये बैलेंस है। 2 Ag आ जाएगा इसमें और इसमें भी 2 Ag आ जाएगा। तो ऑप्शन से करना, बहुत बता चुका हूँ, बार बार क्या बताएं। एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड से कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और कॉपर बन गया, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। अब संतुलित समीकरण एवं अभिक्रिया का प्रकार आपको बताना है, किस टाइप की रिएक्शन है और वो बैलेंस है या फिर नहीं है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, इसकी रिएक्शन बेरियम आयोडाइड से कराएंगे, बेरियम BaI2 से कराएंगे तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, ये वाला पोटेशियम आयोडाइड, और बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन सही रिएक्शन होगी और बैलेंस आप देख सकते हो, ये बैलेंस और अपने आप में सही रिएक्शन। लेकिन पूछा कौन सी रिएक्शन, ये भी बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ही कंपाउंड हैं, और बेरियम आ गया आपके ब्रोमाइड के आगे और पोटेशियम आ गया यहाँ पर आपके आयोडाइड के आगे, तो दोनों और प्रतिस्थापन हो रहा है, तो द्विप्रतिस्थापन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, ये बन रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ZnCO3 ZnO जिंक ऑक्साइड और CO2 में बन रहा है, वियोजन हो रहा है, इसका अपघटन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन H2 और Cl2, तो ये 2HCl बन गई, संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 आपस में ऐड हो रहे हैं, संयोजन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, मैग्नीशियम प्लस HCl है, रिएक्शन होगा तो एक यहाँ पर एलिमेंट है और यौगिक के साथ हो रही है, MgCl2 और H2 हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, H को हटा दे रहा है, तो ये प्रतिस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर आपको शोधित करना है, यानी अलग से सिल्वर बनाना है किसी यौगिक से, उसको केवल और केवल सिल्वर में कन्वर्ट करना है, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकालना है। तो सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन, अब सिल्वर को अलग करना है तो सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील एलिमेंट कॉपर है, इसके साथ रिएक्शन हुई तो पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट की, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये सही रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। भूरे रंग का X है, वायु में गर्म किया, O2 से रिएक्शन कराई तो काले रंग का हो गया, उस तत्व का नाम बताइए और काले रंग का यौगिक कौन सा, यानी कॉपर है, कॉपर के ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई है, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यौगिक है कॉपर ऑक्साइड, तत्व है कॉपर, X यानी वो कॉपर की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करूं कलोर क्षार रिएक्शन की, तो अम्ल क्षार वाला टॉपिक है, चैप्टर 2 से ये कंसेप्ट है। कलोर क्षार रिएक्शन का मतलब ये हुआ, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl है, एक्वस फॉर्मेट में जलीय विलयन, इससे विद्युत प्रवाहित करने पर जो जलीय विलयन है उसमें क्या विद्युत प्रवाहित की, तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की, ये पूरा NaCl के H2O के साथ रिएक्शन, अब इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या बन गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और Cl2 गैस H2 गैस के रूप में फ्री। तो इस प्रक्रिया को कलोर क्षार कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद हैं वो क्लोरीन
क्लोरीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो कलोर यानी क्लोरीन बन रहा है, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो कलोर क्षार रिएक्शन है जब NaCl की जल के साथ यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करने पर रिएक्शन होती है, तो ये क्लोर क्षार रिएक्शन है। 2 बार सवाल आ चुका है 6 सेट में, 2 सेट में ये क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, साथ ही साथ कैथोड पर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH का विलयन भी निर्माण होता है। ये क्लोर क्षार रिएक्शन थी। नेक्स्ट वाला लिखिएगा, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण उसके बाद संतुलित समीकरण। ये भी अम्ल क्षार टॉपिक 2 का यहाँ पर बैलेंस करनी थी रिएक्शन। तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की रिएक्शन जिंक से कराएंगे, दानेदार जिंक के, तो ZnSO4 क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है H2 से और H2 गैस फ्री हो गई। या फिर कह सकते हो धातु के अम्ल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है और लवण बनता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ मैग्नीशियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ H2SO4 रिएक्शन करें तो Al2SO4 का होल थ्राइस और H2 गैस है वहाँ पर फ्री हो रही है। तो ये सभी धातु और अम्ल की रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस फ्री हो रही है और पूरी बैलेंस रिएक्शन आप देख सकते हो। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया, HCl है, लोहे के रेतन आयरन से रिएक्शन करेगा तो FeCl2 और 3H2 गैस फ्री हो जाएगी। ये चारों अभिक्रियाओं का बैलेंस रिएक्शन और पूरा आप किस टाइप से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वाला है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से रिएक्शन करने पर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये गैस इस विलयन में क्या होगा, विलयन है क्या? तो ये सवाल जो NCERT का चैप्टर 2 अम्ल क्षार लवण में से है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से रिएक्शन करें तो अंडे की छिलके अंडे के पीछे हुए कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे रिएक्शन कौन करेगा, कोई भी विलयन एक्स करेगा तो वहाँ पर चूने के पानी को दूधिया कर देती है गैस, यानी CO2 गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा है विलयन क्या है, विलियम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट जो HCl के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस फ्री करता है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये भी अम्ल क्षार से, यानी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो उदासीन हो गया पूरा विलयन, अम्ल भी है क्षार दोनों रिएक्शन की तो लवण और जल बन गया। जैसे कि क्षार है NaOH और अम्ल है HCl, रिएक्शन करने पर लवण सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनेगा। अम्ल और धातु रिएक्शन करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बता चुका हूँ। जैसे आयरन धातु है, अम्ल H2SO4 से करें तो लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस फ्री हो गई। क्षार के साथ यदि मैं जिंक की रिएक्शन कराऊँ धातु के क्षार के साथ तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी क्षार के साथ भी हो रही, लेकिन हमेशा क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस फ्री नहीं होती है, अम्ल के साथ जरूर होती है। ये सोडियम जिंकेट है Na2ZnO2। अब नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल रिपीट हुआ था आपकी ग्रुप डी में, और ये भी अम्ल क्षार वाले टॉपिक से हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आप देख रहे हो CaSO4.12H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सवाल आया था कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या होता है, तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, 2 H2O अणु है तो डाईहाइड्रेट है। जिप्सम जो CaSO4 2H2O है, ये 373 केल्विन पर आप गर्म करेंगे तो जल के अणु ये त्याग देगा कितना, हाफ जल का अणु इसने त्यागा और क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को एडजस्ट करने के लिए, स्थिर करने के लिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ प्रवाहित की तो क्या बना, श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित जब आप करते हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, जल और CO2, तो यहाँ पर जल में ये विलयशील हो जाती हैं। अब बात करूँ मैं कैल्शियम कार्बोनेट की तो इसको कहा जाता है चूना पत्थर, इसको एक चौक भी बोलते हैं, जो खड़िया हैं, मार्बल, संगमरमर, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक नाम हैं। चूना पत्थर भी यही है, खड़िया चौक भी यही है, संगमरमर भी ये हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हैं, इसके नाम हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल की रिएक्शन जब धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट करेंगे तो लवण और CO2 और जल का निर्माण करते हैं। ये आपको याद रखना है, सवाल इससे बन सकता है, संभावना है। नेक्स्ट अपन pH की बात करते हैं। NCERT से एक डायरेक्ट सवाल आया है ग्रुप डी में।
इस इमेज से जो एनसीईआरटी में दी गई है, सवाल पूछा गया था पीएच वैल्यू को सम्मिलित करना। जठरस दे रखा था, नींबू का रस था, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चारों के पीएच वैल्यू जठरस की 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन की होती है 14 लगभग, नींबू के रस की 2.2, शुद्ध जल होती है 7 और रक्त की कितनी होती है 7.4। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। और पीएच वैल्यू की बात करूँ, जैसे सवाल आ जाए कि मुंह के पीएच का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो ना दांतों का क्षय, जरूर सवाल देखने को मिलेगा, दावा है। वर्षा के जल का पीएच मान कितने कम होने पर उसे अम्लीय कहेंगे, तो पीएच मान 5.6 से कम हो तो वो अम्लीय वर्षा है। शरीर का पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है, 7 से 7.8 के मध्य होता है। और बात करूं मैं अम्ल और क्षार की, तो कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब उसकी पीएच कितनी रहेगी। सवाल में आ जाए कोई विलयन एक्स नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसकी पीएच क्या रही होगी, तो पूछ लें पीएच में 5, 8, 9, 10 ये ऑप्शन। तो एक आपको हट से दिख रहा है, अलग से ही दिख जाएगा इस टाइप के सवाल में, तो 7 से कम वाला एक ही विकल्प रहेगा उसमें। तो क्योंकि अम्ल होता है अनील कर देता है, क्या अम्ल अनील, अम्ल यानी अम्ल नील कर देता है, नहीं नीले को लाल कर देता अम्ल है, और लाल को नीला करे तो वो क्षार है, उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। पीएच की बात कर रहे हैं तो पीएच होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी सूचक है पोटेंस, पुषांश जर्मन शब्द है, इसका मतलब है पोटेंशियल शक्ति। अब पीएच वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक पूरी स्केल रहती है, और बीच में है 7 से कम वैल्यू के अम्लीय और 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय। जितना कम जाएंगे, 7 से जितना कम जाएंगे वो उतना ही प्रबल अम्ल होता जाएगा। अरे 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1। ज़्यादा अम्लीय कौन सा, 1 पीएच वाला है, और 1 के बाद अम्लीय 2 है, और सबसे कम अम्लीय कौन सा, 6 पीएच वाला। इसी प्रकार 8, 9, 10, 11, 12, 14 जाएंगे, ज़्यादा क्षारीय कौन सा, 14 वाला है। तो ये आपको नोट करना है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसकी पीएच उतनी ही कम होगी। मतलब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होने का मतलब जितना ज़्यादा अम्लीय होगा, अब अम्लीय जितना ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। 7 से जितनी कम होगी, 1 पीएच सबसे ज़्यादा अम्लीय, 0 और सबसे ज़्यादा है, और 7 यहाँ पर उदासीन है। 7 उदासीन है, अम्ल भी नहीं क्षार भी नहीं, दोनों जो लवण और जल बनाती है, उदासीन का केस हो रहा है यहाँ पर। और ये पीएच का कंसेप्ट है, तो सभी एनसीईआरटी में आपको पूछ लें। जो प्राकृतिक अम्ल हैं वो किसका प्राकृतिक स्रोत क्या है एसिड का, जैसे एसिटिक अम्ल का आपको स्रोत पूछे तो सिरका है, सिट्रिक का संतरा है, सिट्रिक का नींबू है, ठीक है। और टार्ट्रिक अम्ल का स्रोत है, इमली में पूछ ले कौन सा अम्ल है, आप कहेंगे टार्ट्रिक है। सिरका में कौन सा एसिटिक है, संतरा में सिट्रिक है। टमाटर में ओके टमाटर ऑक्जेलिक एसिड है टमाटर में। खट्टे दूध या फिर दही में कौन सा है, लैक्टिक। नींबू में सिट्रिक। चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड है, क्या है, फॉर्मिक बोल सकते हो इसे आप, फॉर्मिक या फिर मेथेनोइक है चींटी के डंक में। नेटल के डंक में भी मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड है। सवाल है अपच के उपचार के लिए एंटीसिड का उपयोग होता है। अपच हो जाती है, एनसीईआरटी पीछे दिया हुआ सवाल है, एंटासिड का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है धावन सोडे से, विरंजक चूर्ण से, बेकिंग सोडे से, इनके उपयोग से सवाल है वो पूछा गया है ग्रुप डी में। अब तक जो 3-6 शिफ्ट में हुआ, लगभग सभी शिफ्ट में इनसे आपको जरूर सवाल देखने को मिला है, जो एनालिसिस किया उसके आधार पर। जो धोने का सोडा उसका फॉर्मूला है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट, साथ में 10 जल के अणु हैं, वो है धोने का सोडा। और इससे आप क्या करेंगे, धोने के सोडे का उपयोग देखें। बाकी धोने के सोडे में 10 जल के अणु होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। धोने के सोडे का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, धोने का सोडा यानी धावन सोडा, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। इस सवाल आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं है, जिसमें कागज उद्योग था ऑप्शन में, और साफ सफाई का भी था, स्थायी कठोरता का एक था जो नहीं था। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक निर्माण में, ठीक है, घरों में साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का भी सवाल ग्रुप डी में आ चुका है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाई जाती है, इससे सवाल था। शुष्क जो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराएंगे तो वहाँ पर आपको विरंजक चूर्ण की जो फॉर्मूला है CaOCl2 होता है, और इससे वैसे दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2, CaCl2 और H2O बन गया ये विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण है, इसके उपयोग क्या है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा या लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, विरंजन करने के लिए, रंजन करने के लिए, रासायनिक उद्योग में औपचारिक ऑक्सीकारक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आप कहेंगे। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए और शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र है और सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके मूल पदार्थ से बनाया जाता है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग ज़्यादातर हो ही गया, लेकिन जो इसके प्रमुख उपयोग में बेकिंग पाउडर बनाना भी है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा भी एंटासिड का एक संगठक है, एंटासिड के रूप में उपयोग कर सकते हो। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्लता है उसको कम करता है और सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं और 9th और 10th की साइंस आप ब्रीफली देख लेना। बाकी कोशिश रहेगी आपके आने वाले फेजेस से पहले ये जो प्रमुख चैप्टर जहाँ से सवाल रिपीट होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर आप विजिट कीजिएगा, TTG का ओपन कोड यूज़ करिएगा, फ्री डिस्काउंट यहाँ पर आपको 20% का मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जो कैंडिडेट अभी तक मॉक नहीं लगा रहे हैं ज़रूर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए चैप्टर के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।